साथियों, आप सभी को मेरा पुनः नमस्कार। आज हमारी सीरीज़ का यह 26वां पार्ट है @MCQ सीरीज़ 26 इकोनॉमिक्स, जिसमें हम बहुविकल्प प्रश्नोत्तर आपको बतला रहे हैं, वो भी बहुत ही सरल और आसान शब्दों में। तो आपने करना क्या है, आपने मेहनत करनी है और प्रश्नोत्तरों को याद करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। इसी के साथ आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये सीरीज़ पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ 26। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ISLM वक्र मॉडल का है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक सुनना है और देखना है। IS और LM वक्र मॉडल द्वारा वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार का संतुलन का विचार प्रस्तुत किया। ए प्रोफेसर केन्स, बी हिक्स और हैंसन, सी लर्नर और जॉनसन, डी बी और सी विकल्प सही हैं। करेक्ट आंसर है डी। IS और LM का मतलब समझते हैं पहले। IS मीन्स होता है वस्तु बाजार और LM मीन्स होता है मुद्रा बाजार। तो इन दोनों के द्वारा अर्थात इन दोनों वक्रों के द्वारा बाजार का संतुलन जो बतलाया, या इन दोनों अलग अलग वक्रों को एक साथ एकीकृत कर नया मॉडल देने का जो काम किया, वह हिक्स और हैंसन, लर्नर और जॉनसन ने किया है। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर रहेगा डी, जिसमें आप क्या, हिक्स और हैंसन, लर्नर और जॉनसन। तो अधिकतर जो क्या लिखा रहता है कि ISLM वक्र मॉडल का विचार किसने दिया, हिक्स हैंसन लिखा रहता है, तो ये करेक्ट रहेगा। लेकिन इसके साथ लर्नर और जॉनसन भी आता है, तो इसको भी आपको लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, IS वक्र नीचे की ओर क्यों गिरता है, अर्थात इसका ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। ए ब्याज दर में कमी के साथ साथ निवेश में वृद्धि होती है, बी आय और ब्याज दर में ऋणात्मक संबंध के कारण, सी आय में कमी के कारण, डी ए और बी दोनों विकल्प सही हैं। करेक्ट आंसर है डी, कि जो IS वक्र है वह नीचे की तरफ झुकता हुआ क्यों होता है, बाएं से दाईं ओर। तो कारण है कि ब्याज दर में जैसे जैसे क्या होती है, तो कमी होती है, तो उससे निवेश बढ़ता है और निवेश बढ़ने के साथ क्या होता है, आय का स्तर भी ऊंचा होता चला जाता है। दूसरा क्या लिखा है बी पे, आय और ब्याज दर में ऋणात्मक संबंध के कारण, आय और ब्याज दर में अर्थात ब्याज दर जैसे जैसे गिरती है तो निवेश बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जिससे लोगों की आय बढ़ती है। ठीक है जी, और आय का अगला उच्च स्तर प्राप्त होता है। इसलिए दोनों ए और बी आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, IS वक्र के ढाल की तीव्रता निर्भर करती है। इट मीन्स हुआ कि जो IS वक्र है या कर्व है, कब वह ज़्यादा ढालदार होता है या कब वह चपटा हो सकता है। ए निवेश वक्र की लोच, बी गुणक का आकार, सी वस्तु की पूर्ति, डी ए और बी दोनों विकल्प सही हैं। करेक्ट आंसर है डी। IS वक्र की ढाल की जो तीव्रता है, कितना ढालदार हो सकता है, कितना चपटा हो सकता है, ये डिपेंड करता है ए निवेश वक्र की लोच पर और दूसरा बी है गुणक के आकार। तो कुल मिलाकर IS जो वक्र है उसका ढाल कितना तीव्र होगा, ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है, ए निवेश वक्र की लोच और बी गुणक का आकार। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, IS वक्र कब शिफ्ट हो सकता है। IS वक्र का मीनिंग पहले बता चुका हूं, यह वस्तु बाजार को दर्शाता है या वस्तु बाजार के संतुलन को दर्शाता है। इसको इन्वेस्ट सेविंग कर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी इधर उधर सरक सकता है IS वक्र। ए निवेश वक्र की रोज, बी स्वायत्त निवेश में वृद्धि या कमी होने पर, सी बचत में कमी या वृद्धि होने पर, डी बी और सी दोनों विकल्प सही हैं। करेक्ट आंसर है डी। बी पे नजर डालिए, स्वायत्त निवेश में वृद्धि या कमी होने पर। यदि स्वायत्त निवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो IS जो वक्र है वह दाईं तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है जी। और यदि निवेश में कमी होती है, किस निवेश में, स्वायत्त निवेश में कमी होती है, तो जो IS वक्र है वो बाईं तरफ शिफ्ट होगा। सी है बचत में कमी, यदि बचत घटती है इट मीन्स हुआ कि निवेश ज़्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में जो IS वक्र है वो दाईं तरफ शिफ्ट होगा। और यदि बचत बढ़ती है और लोग पैसा कम खर्च करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो IS कर्व है वह बाईं ओर शिफ्ट होगा। इसलिए बी और सी जो कि हमारे विकल्प हैं वो कैसे हैं, करेक्ट है। इन दोनों चीज़ों को आपने क्या करना है, याद करना है। और स्वायत्त निवेश का अर्थ क्या होता है, जो सरकार द्वारा किया जाता है उस निवेश को कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, LM वक्र क्या व्यक्त करता है। ए आय के स्तर और ब्याज की दरों के संयोग को, बी
आय से प्राप्त संतुष्टि को, सी व्यय से प्राप्त निवेश को, डी बी और सी दोनों विकल्प सही हैं। करेक्ट आंसर है ए आय के स्तर और ब्याज की दरों के संयोग को। इट मीन्स हुआ कि आय के विभिन्न स्तरों और ब्याज की विभिन्न दरों के द्वारा विभिन्न संयोग बनते हैं और उन संयोगों को यदि एक साथ मिला दिया जाता है उन बिंदुओं को तो प्राप्त होता है एल-एम वक्र। एल-एम जो वक्र है वह मुद्रा बाजार के संतुलन को व्यक्त करता है और इसका जो ढाल होता है यह नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, जैसा कि पूर्ति वक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 6 लेने से पहले बता दें कि अभी हमने IS की बात अलग की, फिर LM वक्र की बात अलग की। अभी यहाँ पर एक साथ आता है कि वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार सामान्य संतुलन की स्थिति में होता है कब? ए IS बराबर LM, बी IS ग्रेटर देन LM, सी IS लेस देन LM, डी LM बाई IS। तो करेक्ट आंसर होगा ए IS बराबर LM। इसका अर्थ हुआ कि जहाँ पर IS वक्र और LM वक्र एक दूसरे को काटेंगे या एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, वहाँ पर वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार का साम्य संतुलन स्थापित होगा। तो जहाँ पर वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार, इट मीन्स हुआ कि IS और LM कर्व जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं उस पॉइंट पर क्या निर्धारित होगा? सामान्य भाषा में राष्ट्रीय आय और ब्याज की दर निर्धारित होती हैं। ये तो अलग से हो गया। तो कुल मिलाकर वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों के दोनों संतुलन की अवस्था में कब होंगे? IS और LM वक्र के द्वारा, जबकि IS बराबर क्या हो जाएगा? LM हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। IS-LM वक्र मॉडल द्वारा सरकार की राजकोषीय नीति और केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यानपूर्वक सुनना और समझना है। ए मंदी के समय राजकोषीय नीति और बी मुद्रास्फीति के समय राजकोषीय नीति। इसको हम सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर विकल्प नहीं दिया गया है, तो ये समझते हैं कि मंदी के समय राजकोषीय नीति कैसी होनी चाहिए और उसको समझना है IS-LM वक्र मॉडल के द्वारा। यदि किसी देश में मंदी होती है तो उस समय क्या होता है? आय, उत्पादन, रोजगार सबका जो स्तर होता है घट जाता है। लाखों लोग क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं, लोगों का पैसा नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में मंदी को दूर करने के लिए सरकार कौन सी नीति अपनाएगी? उस समय सरकार अपनाएगी विस्तारवादी राजकोषीय नीति। मंदी को दूर करने के लिए स्वयं पैसा खर्च करेगी, ओके, पैसा खर्च करेगी और साथ में क्या करेगी? करों में कटौती करेगी जिससे जनता को राहत मिल सके। तो इससे क्या होगा? जो IS वक्र है वो दाईं तरफ शिफ्ट होगा। LM वक्र तो अपनी जगह रहेगा खड़ा, लेकिन IS जो वक्र है वो दाईं तरफ शिफ्ट होगा, जिससे ब्याज की दर बढ़ेगी और राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। लेकिन जितनी ज़्यादा ब्याज की दर बढ़ती है उसकी तुलना में थोड़ा कम क्या होता है? राष्ट्रीय आय बढ़ती है। ठीक है जी, ये तो हुआ मंदी के समय। ठीक उल्टा होगा बी पर, मुद्रास्फीति के समय राजकोषीय नीति। जब मुद्रास्फीति अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है जी, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? उस समय संकुचनवादी राजकोषीय नीति लाएगी। इट मीन्स हुआ कि अपने खर्चे में कटौती करेगी और करों में वृद्धि करेगी। कर क्या करेगी? बढ़ाएगी लोगों पर, जिससे कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सरकार के पास आए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ब्याज की दर घटेगी, ठीक है, ब्याज की दर घटेगी और जो IS कर्व है वह बाईं तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन जितना की ब्याज की दर घटती है उसकी तुलना में राष्ट्रीय आय कम बढ़ती है। तो इस प्रकार से मंदी के समय राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव छोड़ेगी या किस प्रकार की नीति गवर्नमेंट अपनाएगी मंदी के समय और मुद्रास्फीति के समय। तो कुल मिलाकर मंदी के समय सरकार की राजकोषीय नीति विस्तारवादी होगी, जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा। मुद्रास्फीति के समय सरकार की राजकोषीय नीति संकुचनवादी होगी, जिससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था पर यह प्रभाव पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा। अब केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति को समझते हैं कि वह अर्थव्यवस्था पर क्या छाप छोड़ने वाली है IS और LM वक्र मॉडल द्वारा। तो मंदी के समय जो देश का केंद्रीय बैंक होता है, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक है RBI,
तो मंदी के समय अर्थव्यवस्था में पैसों की बहुत कमी हो जाती है, मुद्रा की आपूर्ति बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में देश का केंद्रीय बैंक ब्याज दर में कटौती करेगा, कम करेगा ब्याज की दर, जिससे लोन लेना सस्ता हो जाएगा और उससे क्या होगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अब जो वक्र शिफ्ट होगा दाईं तरफ, वो LM वक्र शिफ्ट होगा, क्योंकि ब्याज दर के घटने से क्या होगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और मुद्रा की पूर्ति को प्रदर्शित करेगा हमारा LM वक्र। तो कुल मिलाकर जब ब्याज दर घटेगी तो उसकी तुलना में क्या होगा, राष्ट्रीय जो आय है वो थोड़ा कम बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी जरूर। ओके। और डी है तेजी के समय मौद्रिक नीति। यदि क्या है, अर्थव्यवस्था में तेजी है या मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, ब्याज की दरों को बढ़ाने का काम करेगा। और ब्याज दर बढ़ने से क्या होगा, उधार लेना महंगा हो जाएगा और अर्थव्यवस्था में जो महंगाई है वो घटनी शुरू हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में जो LM वक्र है ब्याज दर बढ़ने के कारण बाईं तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, लेकिन जितनी ब्याज दर बढ़ेगी उसकी तुलना में थोड़ा राष्ट्रीय आय कम बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो IS और LM वक्र मॉडल में यदि हम देखते हैं तो सरकार की राजकोषीय नीति हो और चाहे केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति हो, दोनों ही क्या करती हैं, अर्थव्यवस्था पर अपना अनुकूल प्रभाव छोड़ने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल की मान्यताएं हैं। रॉबर्ट मुंडेल एक अर्थशास्त्री हुआ था, इसी प्रकार से मार्क्स फ्लेमिंग एक अर्थशास्त्री मैंने हुआ इस था। मॉडल दोनों ने को मिलकर अर्थात एक मॉडल ISLM बनाया वक्र जिसे मॉडल को मुंडल पहले ही फ्लेमिंग या विस्तार से मुंडेल पढ़ा फ्लेमिंग रखा है। मॉडल के आप नाम से जाना जाता मैक्रोइकोनॉमिक्स है। की तो प्लेलिस्ट इसकी में जाकर मान्यता इसको है, इसको विस्तार समझना से है। ए, देख विभिन्न सकते देशों हैं। के बीच पूंजी की पूर्ण गतिशीलता। बी, एक लघु खुली अर्थव्यवस्था की कल्पना। सी, किसी देश में प्रचलित ब्याज की दर विश्व की ब्याज दर के समान रहेगी। डी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी। मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल क्या बतलाता है कि विभिन्न देशों के बीच पूंजी की पूर्ण गतिशीलता होती है, अर्थात एक देश का पैसा दूसरे देश में जा सकता है या किसी अन्य देश का पैसा उस देश में आ जा सकता है। इसे कहेंगे पूंजी की पूर्ण गतिशीलता। अगली बात है बी में, एक लघु खुली अर्थव्यवस्था की कल्पना। मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल में एक कल्पना की गई है कि जो अर्थव्यवस्था होती है ओपन होती है, ठीक है जी, लेकिन आकार उसका छोटा होता है। खुली अर्थव्यवस्था होती है जहां पर क्या होता है, पूंजी की गतिशीलता पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सी, किसी देश में प्रचलित ब्याज की दर विश्व की ब्याज दर के समान होगी। क्या कहता है ये मॉडल कि यदि किसी देश में 5%, भारत में ब्याज की दर 5% चल रही है, तो यह दर क्या होगी, विश्व में जितने भी देश हैं उन देशों के ब्याज दर के समान होगी। ओके, तो इसलिए आपने ABC तीनों को याद करना है मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल क्या बतलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। बी, व्यापार से। सी, विकास की वृद्धि दर। डी, विभिन्न देशों के मध्य पूंजी की पूर्ण गतिशीलता के कारण पूंजी पर लाभ की दर समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है तथा ISLM मॉडल को खुली अर्थव्यवस्था पर लागू करता है। करेक्ट आंसर है डी। जो मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल है वो क्या बतलाता है कि विभिन्न देशों के मध्य पूंजी की पूर्ण गतिशीलता, अर्थात जो पूंजी है, धन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकता है। निवेशक क्या करते हैं, जहाँ उनको लगता है कि लाभ ज़्यादा होने वाला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस देश में जाने का प्रयास करती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, आने वाले समय में सारे विश्व में जो लाभ की दर है वह समान होने लगती है। और इसको उसने समझाया और यह समझाने का प्रयास किया किसके द्वारा, ISLM मॉडल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भुगतान संतुलन की अदृश्य मदों का उदाहरण है। जो मदें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन उनका पैसा बनता है भैया। ए, जहाज रानी, वस्तु भाड़ा। बी, यात्रियों का किराया, बंदरगाह का शुल्क। सी, पर्यटक, दूतावासों पर किया जाने वाला खर्चा। डी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी। जहाज रानी में क्या होता है, शिप एक जगह से दूसरी जगह वस्तु को ले जाने का काम करता है तो उसको पैसा चुकाना पड़ता है। ये अदृश्य क्या होती है, मद होती है। वस्तु का भाड़ा देना पड़ता है, किराया। ओके, यात्रियों का किराया, जब यात्री क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे वो एरोप्लेन से जाते हैं और चाहे वो ट्रेन से जाते हैं,
ओके। और चाहे वो किसे जाएँ, शिप से जाएँ तो उसका किराया भी अदृश्य मदों के अंतर्गत आता है। बंदरगाह का शुल्क, जब जहाज बंदरगाह पर सामान लेकर पहुँचता है तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, शुल्क चुकाना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, तो वो भी अदृश्य मद ही होती है। पर्यटक, जब एक देश का पर्यटक दूसरे देश में जाता है तो पैसा खर्च करता है, अपने देश से डॉलर लेके भारत में ताजमहल घूमने आता है, तो कुल मिलाकर ये भी अदृश्य मद के अंतर्गत आएगा। दूतावासों पर किया जाने वाला खर्चा, भारत के विभिन्न देशों में दूतावास हैं, ठीक है, चाहे वो चीन में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे रसिया में है और चाहे वह ईरान में है, तो भारत वहाँ पर अपना पैसा खर्च करता है, तो उस देश की वह आय बन जाता है। तो कुल मिलाकर यह भी अदृश्य मदें हैं। तो कुल मिलाकर ए बी सी पर ये अदृश्य मदें हैं, लेकिन इनका पैसा चुकाना पड़ता है। ये आयात या निर्यात के समान होते हैं। यदि किसी देश को इसके बदले पैसा मिलता है तो उसके लिए अदृश्य निर्यात होगा, और इस पर यदि उसे पैसा चुकाना पड़ता है तो वह अदृश्य आयात होगा। क्वेश्चन नंबर 11 लेने से पहले बता दें कि हैरोल्ड और डोमर का जो मॉडल है विस्तार से हमने पहले ही पढ़ाया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। हैरोल्ड डोमर मॉडल की मान्यता है, क्वेश्चन नंबर 11 बतला रहा है। ए, यह मॉडल बंद अर्थव्यवस्था का मॉडल है। बी, ब्याज की दर स्थिर रहती है। सी, श्रम पूंजी अनुपात स्थिर रहता है। डी, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। ई, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है ई, अर्थात हैरोल्ड और डोमर का जो मॉडल है वह बंद अर्थव्यवस्था पर लागू होता है, या बंद अर्थव्यवस्था के मॉडल को लेकर वह चलते हैं। ब्याज की दर को ये स्थिर मानकर चलते हैं कि ब्याज की दर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, ना वो घटती है ना बढ़ती है। श्रम पूंजी अनुपात स्थिर रहता है, अर्थात दोनों का जो अनुपात रहेगा श्रम और पूंजी का वह फिक्स रहता है। डी में ये क्या मान लेते हैं कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, अर्थात किसी भी आर्थिक क्रिया जो देश में की जाती है सरकार उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफियर नहीं करती है। तो कुल मिलाकर ए बी सी डी ये चारों की चारों जो मान्यताएं हैं ये हैरोल्ड और डोमर मॉडल की हैं। दोनों मॉडल जो हैं अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने डेवलप किए हैं, लेकिन दोनों का सार एक ही है, इसलिए इनको एक ही साथ पढ़ाया जाता है हैरोल्ड और डोमर मॉडल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। हैरोल्ड डोमर मॉडल के अनुसार आर्थिक वृद्धि में प्रमुख स्थान है। यदि आर्थिक वृद्धि करनी है दीर्घ काल में, क्योंकि हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है वो दीर्घ काल के संदर्भ में है, तो आर्थिक वृद्धि के लिए किसको उन्होंने सबसे अधिक स्थान दिया है? ए, श्रम। बी, निवेश। सी, ब्याज की दर और डी, अपस्फीति। करेक्ट आंसर है बी, निवेश को हैरोल्ड और डोमर मॉडल में आर्थिक वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण स्थान दिया है वह दिया है उन्होंने निवेश या इन्वेस्टमेंट को। क्वेश्चन नंबर 13 है। हैरोल्ड डोमर मॉडल के अनुसार अर्थव्यवस्था में असंतुलन होगा। ए, जब जी बराबर जी डब्ल्यू नहीं होता है। बी, जब जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू होता है। सी, ए और बी विकल्प सही हैं। करेक्ट आंसर है सी, जब क्या होता है, ए पर लिखा है जी बराबर जी डब्ल्यू नहीं होता है, अर्थात ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, तो अर्थव्यवस्था कैसी होगी? असंतुलित होगी, साम्य स्थापित नहीं होगा। और ठीक बी में भी वैसे बताया जा रहा है, यदि जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू, यानी कि जी ज़्यादा होता है किससे? जी डब्ल्यू से, तो ऐसी स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में संतुलन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? असंतुलन होगा। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 13 को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, ए के रूप में भी और बी के रूप में भी। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कठिन जरूर है लेकिन परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं। हैरोल्ड डोमर मॉडल के अनुसार अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन वृद्धि के लिए आवश्यक है। हैरोल्ड और डोमर मॉडल क्या बतलाता है कि अर्थव्यवस्था में यदि पूर्ण रोजगार होगा तो संतुलन कब स्थापित होगा? पूर्ण रोजगार की स्थिति में ए, जी एन बराबर जी डब्ल्यू बराबर जी। बी, जी एन ग्रेटर देन जी डब्ल्यू ग्रेटर देन जी। सी, ए और बी विकल्प सही हैं। करेक्ट आंसर है ए, कब संतुलन स्थापित होगा? जब क्या होगा? जी एन बराबर जी डब्ल्यू बराबर जी, अर्थात ये तीनों इक्वल होने चाहिए। जी एन क्या है? ये है विकास की प्राकृतिक दर का प्रतीक। जी डब्ल्यू क्या है? अभिष्ट विकास की दर। और जी क्या है? वास्तविक वृद्धि की दर। तो इन तीनों को जब बराबर बताया गया है हैरोल्ड और डोमर मॉडल में, तो तब जाके अर्थव्यवस्था में क्या होता है? संतुलन स्थापित होता है। और इसी को इन्होंने कहा है छुरीदार संतुलन। यदि एक बार अर्थव्यवस्था इस संतुलन से क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है या ऊपर नीचे हो जाती है, तो पुनः कभी
संतुलन में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। हेरल्ड डोमर मॉडल का विकास किया गया था। ए, विकसित अर्थव्यवस्थाओं को अल्पकालीन संतुलन प्रदान करना। बी, विकसित अर्थव्यवस्थाओं को दीर्घकालीन गतिहीनता से बचाना। सी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है बी, कि हेरल्ड और डोमर ने अपना जो मॉडल बनाया था वो किस लिए बनाया था कि जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं दीर्घकाल में उनमें गतिहीनता आ जाती है, अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है, बेरोजगारी आ जाती है, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने अपना मॉडल बनाया था। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। सोलो मॉडल का है। सोलो के मॉडल के अनुसार अस्थायी वृद्धि दर के संतुलन के लिए आवश्यक है, अर्थात अस्थायी वृद्धि की दर कब अर्थव्यवस्था में प्राप्त की जा सकती है। ए, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या वृद्धि दर एक समान होना। बी, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या वृद्धि में कोई संबंध नहीं होना। सी, राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि। डी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है ए, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या वृद्धि की दर कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रीय आय यदि 5% से बढ़ रही है तो जनसंख्या भी 5% की दर से ही बढ़नी चाहिए, तभी जाके दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और यदि ऐसा होता है अर्थात राष्ट्रीय आय और जनसंख्या वृद्धि दर एक ही दर से बढ़ती हैं तो देश में या अर्थव्यवस्था में अस्थायी वृद्धि की दर प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 है। सोलो मॉडल मानता है। ए, स्थिर उत्पादन फलन। बी, परिवर्तनशील उत्पादन फलन। सी, उपरोक्त दोनों। करेक्ट आंसर है बी, परिवर्तनशील उत्पादन फलन, अर्थात सोलो जो मॉडल है वह परिवर्तनशील उत्पादन फलन पर आधारित हैं, लेकिन इसी के साथ बतला दें कि वह पैमाने के स्थिर प्रतिफल को भी मानता है। तो दोनों में डिफरेंस है, परिवर्तनशील उत्पादन फलन को मानता है लेकिन पैमाने के स्थिर प्रतिफल की मान्यता को मानता है। पैमाने का स्थिर प्रतिफल बतलाता है कि उत्पादन के साधनों को जितना बढ़ाते हैं तो उत्पादन भी उतना ही बढ़ता है। यदि उत्पादन के साधनों को 2% बढ़ाते हैं तो उत्पादन में 2% की ही वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 18, सोलो मॉडल का निष्कर्ष है, अर्थात सोलो अपने मॉडल में क्या बतलाना चाहता है। ए, किसी देश का विकास श्रम और पूंजी पर ही निर्भर नहीं करता है। बी, बल्कि तकनीकी प्रगति और उत्पादकता पर निर्भर करता है। सी, उपरोक्त दोनों। करेक्ट आंसर है सी, कि किसी देश का जो विकास है वह श्रम, ठीक है, और पूंजी पर ही निर्भर नहीं करता है कि श्रम और पूंजी बहुत हो जाए तो विकास कर लेगा देश, ऐसा नहीं है, बल्कि उसने कहा तकनीकी प्रगति, क्योंकि सोलो ने अपने मॉडल में तकनीकी को लाने का काम किया है कि तकनीकी प्रगति क्या कर सकती है, अर्थव्यवस्था के विकास को तेजी से बढ़ा सकती है। तो क्या कहा जा रहा है बी में, बल्कि तकनीकी प्रगति और उत्पादकता पर भी निर्भर करता है। कुल मिलाकर श्रम और पूंजी का तो अपना स्थान है ही, लेकिन साथ में तकनीकी प्रगति और उत्पादकता, यानी कि उत्पादकता बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा लगा दिया जाए और उत्पादन उतना ही हो रहा है। तो तकनीकी प्रगति था, जब मशीनों से काम होता है तो प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। तो दोनों जो विकल्प है ए और बी, इनको आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है। सोलो मॉडल में गोल्डन रूल ऑफ सेविंग कहा जाता है। इट मीन्स हुआ कि गोल्डन रूल ऑफ सेविंग किसे कहा जाता है सोलो मॉडल के अनुसार। ए, इष्टतम पूंजी निर्माण। बी, इष्टतम तकनीकी प्रगति। सी, इष्टतम बचत। करेक्ट आंसर है सी, इष्टतम बचत को सोलो मॉडल में कहा गया है गोल्डन रूल ऑफ सेविंग। क्वेश्चन नंबर 20 है। सोलो मॉडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ए, आर्थिक वृद्धि का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत। बी, आर्थिक वृद्धि का क्रियाशील सिद्धांत। सी, अधिकतम कल्याण का परेटो मॉडल। करेक्ट आंसर है ए, आर्थिक वृद्धि का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत, अर्थात सोलो का जो मॉडल है वह आर्थिक वृद्धि का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, न्यो क्लासिकल इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। और जो यह मॉडल है हेरोल्ड और डोमर मॉडल की तुलना में ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ओके, तो आज कुल मिलाकर हमने आपको 20 क्वेश्चन बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से।
थोड़ा-सा आप किताब भी देख लेंगे, ये तो हमने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। और यदि आपने थोड़ा-सा किताब पे नज़र डाल दी और इन क्वेश्चनों को भी पढ़ दिया और आंसरों को भी पढ़ दिया, तो आप 100% क्या परीक्षा हॉल में इन प्रश्नों को करके आएँगे और 100% अंक प्राप्त करेंगे। और इसके साथ आपने क्या करना है कि सामने जो हमारी आईडी दे रखी है, आपने हमें इस पर फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है? यदि आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई भी क्वेश्चन है हमसे रिलेटेड, तो सीधे आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं।